हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है हम चैप्टर 8 कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 हम एनसीईआरटी बुक का कर चुके हैं। आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इसी के आगे वाला चैप्टर है। अनुप्रयोग का मतलब होता है यानी एप्लीकेशन और अनुप्रयोग कि हम कोई चीज़ है तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे अपने रियल लाइफ में। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि हम लोग जो है ये ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, साइन कॉस टेन, इसका यूज़ हमारी रियल लाइफ में होता कैसे है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं पहले। जैसे कि अगर कुतुब मीनार है, हमें कुतुब मीनार की हाइट नापनी है, या कोई भी पहाड़ है, कोई भी ऊंची पर्वत है या बिल्डिंग है, तो उसकी हाइट नापने के लिए अगर हम चोटी से यहाँ तक का फीता डालेंगे या फिर कोई भी नापने वाली चीज़ डालेंगे तो बहुत लंबा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर जाना पड़ेगा। इससे बेहतर होगा कि हम जो है किसी पॉइंट पर जाके खड़े हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापने में उसके बेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस नाप लेंगे और यहाँ से इसका एक एंगल मेज़र कर लेंगे, उसकी चोटी का ये वाला एंगल। तो इसकी मदद से हम जो है इसकी हाइट मेज़र कर सकते हैं। जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बताऊंगा मैं किस तरीके से हम इसकी मेज़रमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं और किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ये हमने साइन कॉस टेन कॉट ये सब पढ़े हैं ना, तो उन्हीं की मदद से हम ये सब पता कर सकते हैं। एक एंगल निकाल लेंगे यहाँ के, हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे चोटी का कोण कितने डिग्री का बनना है, और यहाँ से बेस से यानी जहाँ जो इसका बेस है, जहाँ पर ये रुका हुआ है, जमीन पे टिका हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, इसकी मदद से हम यहाँ पर जो है कुतुब मीनार या कोई भी ऊंचा पर्वत है उसकी ऊंचाई नाप सकते हैं। ये पहला उपयोग हुआ। दूसरा, आपने देखा होगा कि ब्रिज ब्रिज देखा होंगे कि फ्लाईओवर, तो उसमें देखा होगा कि फ्लाईओवर जो है पहले बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, उसके बाद एक पॉइंट पर जाकर फिर घटना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी जो इंजीनियर्स होते हैं तो वे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमें कितने डिग्री पे इसको उठाना होगा। ये नहीं क्या कुतुब मीनार को एकदम सीधा, ब्रिज को एकदम सीधा खड़ा कर दिया और ट्रक चढ़ ही नहीं पाएगा। तो वो इस हिसाब से करते हैं कि गाड़ी ईजीली यहाँ से चढ़ जाए और फिर आराम से उतर भी जाए। तो उसमें भी हम एंगल नापते हैं कि कितनी उस पर हम कितना स्लोप ले। इसमें फिजिक्स का यूज़ भी होता है लेकिन मैथ का यूज़ भी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। उसके बाद अगर एक अगला इंपॉर्टेंट है ये कि अगर हमें मिसाइल दागनी है और बहुत भी सारी चीज़ें यूज़ होती है उसमें, कि फिजिक्स का यूज़ भी होता है कि फ्रिक्शन फोर्स, कितनी हवा चल रही है तो कितने एंगल पे हमें मिसाइल दागनी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते हैं। आइए अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस पर। पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, हाँ, कि जैसे मैंने ये कुतुब मीनार की लंबाई नापने, ऊंचाई नापने के लिए फार्मूला बताया है, तो उसके लिए कैसे होगा कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखो, सपोज करो आप यहां पर हो, आपकी आंख है, आपकी आंख से यहां के ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है मीनार को, आप नीचे हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और हिंदी वाले उन्नयन कोण। सपोज करो अब बाय चांस आप नीचे ना होके कुतुब मीनार की चोटी पर खड़े हो गए, जाके यहाँ पर ये कुतुब मीनार बना दिया हमने या कोई भी पहाड़ी हो गई, आप यहाँ पर खड़े हो गए और यहाँ से जो है आप बैठ कर देख रहा हो, यहाँ पर सपोज तुम्हारी आंख है, तो यहाँ से जब कोण बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ये थीटा है, तो इसे कहते हैं हम अवनमन कोण। क्या बोलते? अवनमन कोण। हिंदी वाले बोलेंगे अवनमन कोण और इंग्लिश वाले बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया? इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ये बनाकर दिखाना पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सीधी सी बात है, ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है। जब समांतर लाइन को एक बीच वाली रेखा काटती है, कोई तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर ही होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इन्हें आपको अगर जो वो कहेगा उन्नयन कोण तो आपको नीचे से ड्रॉ करना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी एंगल ऑफ अवनमन कोण कहा है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। हालांकि वैल्यू सेम ही होगी और हम ट्रायंगल यही लेंगे। चलिए अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पर। तो सवाल नंबर 1, किताब का सवाल नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है।
और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें चित्र भी दे रखा है, चित्र ना भी दे तो हमें चित्र बनाना होगा। और सीधी सी बात है, एग्जाम में जब आप शुरू करो तो इसमें फिगर जरूर ड्रॉ करना है, बिना फिगर के सवाल भी नहीं हो पाएगा और हमें जो है हर हालत में फिगर ड्रॉ ही करना है जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है सर्कस का एक कलाकार, ठीक है भाई, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यहाँ पर एक 20 लंबी डोर दे रखी है, ये लो 20 मीटर लंबी डोरी दे रखी है हमें। और उसके बाद जो है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण दे रखा है उसने कि भूमि से बंधा हुआ है और खंबा, एक खंबे से ये डोरी बंधी हुई है। चित्र भी दे रखा है हमें, लेकिन हम अपने आप ही बना रहे हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, यानी ये डोरी जो है वो 20 मीटर लंबी है और उसके बाद जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से 7 डोर्स द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, यानी ये वाला कोण अगर 30 डिग्री हो तो हमें जो है खंबे की ऊंचाई याद करनी। यानी खंबा हमने मान लिया ए बी, तो इसे हमने मान लिया एच, और इधर हमने जहां पे ये बिंदु बांधा हुआ है ये कह दिया हमने ये बिंदु है सी। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे कि माना खंबा यानी पिलर खंबा ए बी, यहाँ पे ए बी की ऊंचाई हमने ऊंचाई मान ली सपोज एच, ठीक है, एच मान लिया, हमें एच की वैल्यू निकालनी है। अब हमें थीटा दे रखा है यहाँ पर। अब देखो खंबा है, जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। हमें एच की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें थीटा भी दे रखा है, यानी एंगल जो जमीन के साथ कोण बन रहा है वो 30 डिग्री दे रखा है। और मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण यानी ए सी हमें दे रखा है, यानी डोर हमने ए सी, और ये कर्ण हमें दे रखा है 20 मीटर। तो ऐसा कौन सा वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें लंब और कर्ण में संबंध आता है। तो लाल बटे कक्का से अगर जो हम देखें तो लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, तो ये पहले उसमें आता है साइन में। तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ये। तो लंब की वैल्यू क्या हो गई साइन के लिए, लंब हो गया 90 के सामने वाला, सॉरी एंगल के सामने वाला, हमारा एंगल हो गया 30, साइन 30 इजिकल टू लंब 90 डिग्री के कोण के सामने वाला लंब, इसकी वैल्यू हो गई एच, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला वो हो गया 20। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख दी, और h अपॉन 20 ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा 20/2, 2 से इसे काट देंगे, 2 1 2 10 आ गया, यानी h बराबर 10 मीटर। हमसे पूछा जा रहा था खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो खंबे की ऊंचाई आ गई हमारी 10 मीटर। तो सिंपल आपको जो है जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उससे फिगर ड्रॉ करना है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद हमें ये देखना है कि कौन सी जो हमें निकालना है, और जो चीज़ गिवन है उसमें रिलेशन क्या बन रहा है, साइन बन रहा है, कॉस बन रहा है, टेन बन रहा है। अगर वो आपसे कह देता कि आपको जो है खंबे से यह बिंदु कितनी दूरी पर है बेस से, तो आप क्या लगाएंगे कि हमें जो है कर्ण और आधार में संबंध देंगे। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि भाई आप ये बताओ कि खंबे से यह है बिंदु कितनी दूरी पर है जहां पर डोर बंधी हुई है, यानी BC पूछ ले, तो आप क्या लगाओगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कॉस थीटा की वैल्यू हो गई cos 30, और आधार कितना है हमारा, इसके लिए हमारा आधार हो गया BC, और कर्ण तो वही है 90 डिग्री के सामने वाला वो है 20। cos 30 की वैल्यू √3/2, टेबल याद होनी चाहिए आपको जो हमने पहले ही बता चुकी है, BC अपॉन 20। अब ये 20 ऊपर चला जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा 20 √3/2, 2 से काटेंगे 2 10 दा, तो BC बराबर आ गया हमारा 10 √3 मीटर। तो इस तरीके से अगर जो हमसे एक्स्ट्रा में कुछ भी पूछा है तो भी हम जवाब दे सकते हैं। आप लोग जो है ये ध्यान रखना, बस ट्रायंगल जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है उससे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। एक चीज़ और, अभी जब हम आगे करेंगे तो एक ट्रायंगल के अंदर दूसरे ट्रायंगल भी आएंगे, तो हमारा रूल ये होगा सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में लेंगे और उसके बाद बड़े ट्रायंगल में, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, छोटा फिर बड़ा। चलिए देखते हैं, जब सवाल आएंगे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से होना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद यानी पैर से, पेड़ के पैर से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो इनमें सवाल में घबराना नहीं है, पहले आप सवाल को आराम से पढ़ें, उसके बाद इसका फिगर, जिसने फिगर ड्रॉ कर लिया समझ लो आधा सवाल उसका वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक पेड़ खड़ा है, ये सपोज मान लो हमारा ए बी, एक पेड़ खड़ा है सीधा। अब जब आंधी आई तो ये जो है टूट के, सवाल कह रहा है ये बिंदु एक से बीच में है टूट के, और इसका जो बिंदु ए था वो यहाँ पर आकर टच हो गया ज़मीन से। ठीक है, ये ज़मीन है इधर। ठीक, तो ज़मीन से आगे टच हो गया। अब वो कह रहा है शिखर को छूने लगता है, आंधी के आने पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जमीन के साथ इसका कोण बन गया 30 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। पेड़ के पैर बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है, यानी हमें ए बी ज्ञात करना। पेड़ का पैर यहां पर है और जहां पे जमीन का शिखर छुआ है, पेड़ के शिखर ने जमीन को छुआ वो ये, यानी हमने ये मान ली एक्स मीटर, सपोज कि ये ए बी एक्स हो गई। अब उसके बाद करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, ओ सॉरी ये हमें दे रखी है 8 मीटर है, ये 8 मीटर दे रखी है हमें। तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है हमें, पेड़ की ऊंचाई यानी ये पूरी की पूरी, यानी बी, सपोज करो बिंदु सी से पेड़ टूटा। ठीक है, हमने मान ली यहां से यहां तक H1 और यहां से ऊपर को हमने मारी H2। ठीक है, ये हो गई H2। अब सीधी बात है H1 है तो H2 जो है हमारी टूटी, तो यानी H2 C से ये A इधर आ गया, यानी ये बन गया H2 यहाँ पर हमारा, यानी पेड़ की ऊंचाई H1 प्लस H2 है। हम मान लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, AB है, और AB जो है वो हमारी AC प्लस BC में विभाजित हो गई, क्योंकि हमारा जो है पेड़ C बिंदु से टूट गया है, यहाँ से मुड़ गया, तो AC हो गई हमारी H2 प्लस H1। यानी हमें जो है इन दोनों की वैल्यू निकाल कर ऐड करेंगे तब पेड़ की ऊंचाई आएगी। क्यों, हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछी, ये नहीं पूछा कि पेड़ कहाँ से टूटा है या कितने भाग में विभाजित हो गया है। अब जो है पहले हम इस एक ही ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में लेके जो है अब जमीन पे पेड़ खड़ा है तो वो 90 डिग्री पर ऊर्ध्वाधर माना जाएगा। ठीक है, अब ले लेंगे हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे तो यहाँ पर हमें लंब निकालना है। ये लंब है और आधार, लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन में आता है, लाल बटे कक्का में, कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा हो गया 30, और लंब कितना हो गया H1, और आधार हमारा 8 मीटर। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 10 की पूरी याद होनी चाहिए, वैसे तो पूरी टेबल ही याद होनी चाहिए लेकिन 10 इंपॉर्टेंट है। H1/8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/√3 इज इक्वल टू H1। तो H1 बराबर 8/√3। √3 कभी भी रूट वाली टर्म जो होती है वो नीचे नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर लेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 से नीचे। तो H1 बराबर हो जाएगा 8√3, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास H1 तो आ गया। अब हमें ज़रूरत है H2 की। तो H2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है फिर से इसी ट्राइंगल में लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लेंगे तो इसमें होगा क्या, अब हमारे पास लंब आ गया। अब हमें ऐसा संबंध ढूंढना है जिसमें कर्ण और आधार हो, कर्ण और आधार, तो वो क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो आधार एंगल तो हमारा वही है सेम 30, और आधार कितना है, आधार है 8, 30 के लिए 8 आधार हो गया, क्योंकि सामने वाला लंब हो गया H1, तो आधार 8, और कर्ण कितना है, इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला वो हो गया H2। cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 8H2। अब H2 इधर पहुंच जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H2 इज इक्वल टू 8 × 2, और ये √3 इसके नीचे पहुंच जाएगा, √3। सेम वही फिर, हाँ रूट वाला कभी भी नीचे नहीं रहता, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H2 बराबर हो जाएगा 16√3/3। तो ये आ गया हमारा H2। हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई हमने क्या कहा था, पेड़ की ऊंचाई थी H2 + H1 या H1 + H2। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर H1 + H2, यही तो थी हमारी। तो H1 की वैल्यू कितनी है, 8√3/3 प्लस H2 कितना है हमारा, 16√3/3। दोनों के नीचे 3 है तो एलसीएम 3 ही आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 8√3 प्लस 16√3। इसके बाद इधर पहुंच लेते हैं, तो
पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितने आ जाएगा 8√3 और 16√3 हो जाएगा 24√3 अपॉन में 3 का टेबल इसमें पढ़े 3 8 द 24, तो 8√3 मीटर जो है हमारी पेड़ की ऊंचाई आ गई। हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछी जा रही थी, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर आ गया 8√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब लेडी है, चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये बताना है हमें। ठीक है भाई, उसने 2 फिसलन पट्टी बनाई, कितनी बनाई 2। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने फिसलन 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए वो ऊंचाई रख रही है, किसका है, जिसका शिखर 1.5 मीटर। ये हम पहले यहाँ पे 5 वर्ष से कम वाले के लिए बना रहे हैं, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम वाले के लिए वो बना रही है एक फिसलन पट्टी, हमने यहाँ पे बना देंगे। और उसकी ऊंचाई उसने करी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। सपोज कर लो ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी, और वो क्या कर रही है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, जमीन के साथ बना रही है 30 डिग्री का कोण। ये बना दी हमने फिसलन पट्टी, 30 डिग्री का कोण बना दी यहाँ पे, ये सी। अब एक जो है 5 वर्ष से ज़्यादा वालों के लिए बना रही है, 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए, और इसकी ऊंचाई कितनी रख रही है वो 3 मीटर की ऊंचाई। चलो एक और बना देते हैं फिसलन पट्टी, ये लो, और ये इसकी ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई दे रखी है। और ये जो है जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये जमीन के साथ बना रही है 60 डिग्री का कोण, ये बना रही है 60 डिग्री का कोण। तो अब वो पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में जो हमारा फिसलन पट्टी की लंबाइयां क्या होगी, यानी इस वाले 5 वर्ष से हमने ए सी निकालना है हमें, ए सी, और इसमें निकालना है सपोज करो पी क्यू आर, तो इसमें हमें निकालना है पी आर, पी आर के आगे क्वेश्चन मार्क, ये फिसलन पट्टी होगी। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, यानी ए सी निकालना है। ठीक है, ये फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, तो फिसलन पट्टी की लंबाई हमने मान ली सपोज x मान ली, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी में हमें ऐसा लेना है, देखो थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, किस उसमें आता है, साइन में। तो साइन 30 बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 लंब, लंब की वैल्यू कितनी हो गई 1.5, और कर्ण हमें निकालना है x। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, यानी x बराबर 2 × 1.5, पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, यानी x बराबर आ गया 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी हमारी 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर लंबाई होगी फिसलन पट्टी की, जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले होंगे। अब हम देखते हैं कि जो 5 से ज़्यादा है, यानी 5 से ज़्यादा वाला हमारा ये वाला केस आ रहा है, 5 से अधिक वालों के लिए। तो त्रिभुज हमने कौन सा बनाया था इसमें, पी क्यू आर। देखो फिसलन पट्टी की लंबाई ऊंचाई दे रखी है, 90 डिग्री का ही कोण होगा ये, तो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम ले लेंगे। अब इसमें भी देखो हमें लंब दे रखा है और हमें निकालना है कर्ण, कर्ण निकालना 90 डिग्री के सामने वाला, फिसलन पट्टी की लंबाई तो यही होगी ना, तो हमें पी आर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर वही साइन थीटा लगाना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा कितना है हमारा इस वाले कोण त्रिभुज में 60, और लंब 60 डिग्री के सामने वाला 3, और कर्ण कितना होगा 90 डिग्री के सामने वाला, जो हमें निकालना है, यानी पी आर। ठीक है, पी आर साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। सपोज करो पी आर को हमने y मान लिया, तो ये 3/y हो गया। ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालनी। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ये नीचे पहुंच जाएगा और y ऊपर आ जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 3 × 2
अपॉन √3। मैंने क्या बताया, रूट वाली टर्म कभी भी नीचे नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 6, 3 टू द 6 और √3 ऐसे ही। √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3, 3 से काटेंगे 3 टू द 6, तो y बराबर 2√3 मीटर। यानी जो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर। यहाँ पे थोड़ी सी ये थ्योरी लिख देना, मैं नहीं बता रहा, ये लिख लेना। चलो, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। ये थ्योरी लिख के इस तरीके से हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पैर बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, मैं बता रहा था ना एप्लीकेशन में कि हम मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं बिना उस पर फीता डाले हुए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से एक बिंदु है भाई, एक बिंदु हमने मान लिया P है, भूमि पे एक बिंदु P से जो मीनार के पैर से 3 मीटर की हुई, यहाँ पे ये मीनार है और इसके पैर से हमने दूरी नापी तो ये हो गए 30 मीटर की दूरी। बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं और वो कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें जो है मीनार की ऊंचाई याद करनी है। सपोज कर लो ये है मीनार MN, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमने मान ली H, हमने मान लिया माना मीनार MN की ऊंचाई हमने कितनी मान ली है, मीनार MN की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ मीनार इज मान ली हमने H मीटर मान ली, H मीटर। तो अब जो है ये समकोण त्रिभुज बना रहा होगा मीनार, हमने 90 डिग्री मान लिया, तो समकोण त्रिभुज PNM में हम जरूरी नहीं कि ABC ले, PQR ले, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो नाम वो ले सकते हैं हम, कि हमने ये MN ये इसे लिख भी दो थोड़ा सा कि ये मीनार है भाई हमारी, ठीक है। अब PNM में अब देखो हमें लंब निकालना है, थीटा के सामने वाला लंब और आधार दे रखा है। लंब और आधार में क्या संबंध होता है, tan में, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 30 और लंब की वैल्यू थीटा के सामने वाला यानी h हो गया और आधार हमारा कर्णदिख के सामने वाला 90 के सामने, तो बचा हुआ आधार यानी आधार हो गया हमारा 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू h और ये हो गया 30। तो सीधे बात है हमें h की वैल्यू निकालनी है, 30 इधर से उठ के इधर पहुंच जाएगा, इसे √3 को यहीं रहने देंगे, तो 30/√3 इज इक्वल टू h। तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। मैंने बताया कि रूट वाली टर्म कभी भी नीचे नहीं रहती, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30/√3, √3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 30, 30 से भाग देंगे 3 धाई 30, तो ये हो गया 10√3 मीटर। यानी हमारी मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई बराबर आ गई हमारी 10√3 मीटर। समझ में आया। तो इस तरीके से हम बिना फीता मीनार पे चढ़े हुए सिर्फ यहाँ से यहाँ की लंबाई निकाली और यहाँ से एंगल देख लिया, एंगल एलिवेशन कितना हो रहा है हमारा, उसी से ही जो है हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली हमने। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की दूरी पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, मतलब पतंग उड़ाई और कील ठोक के उसे बांध दिया गई। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मतलब भूमि के जो झुकाव आ रहा है ना डोरी का वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये नहीं कि वो कहते हैं ना लेद छोड़ दी, तो लेद नहीं है, बिल्कुल सीधी संटक की तरीके से हमारी पतंग की डोरी है, एकदम कोई उसमें झोल झाल नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। ये झोल झाल का मतलब समझ रहे हो, झोल झाल का मतलब है कि पतंग ये नहीं, पतंग हमेशा उड़ती ना तो लेद देती, इस तरीके लेद कहते थे हम तो बचपन में उसे, कि इस तरीके, तो ऐसा नहीं है। पतंग की डोरी एकदम टनाक से खड़ी हुई है। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारी पतंग है, ठीक है, तो ये एकदम कनक से खड़ी है, एकदम डोरी सीधी तनी हुई, ये नहीं कि इस तरीके से मुड़ रही है वो, ठीक है। वो ये चलो आगे पढ़ते हैं हम सवाल को भाई, कि ज़मीन से एक पतंग उड़ा रखी है हमने और उड़ाकर जो है पतंग को एक बांध दिया 60 मीटर की ऊंचाई पर। ऊंचाई तो हमारी ये होगी, तो ये हो गया 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर की पतंग उड़ रही है, ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, पतंग की डोरी को ज़मीन से बांध दिया है। अब उसका झुकाव जो दे रखा है हमें 60 डिग्री दे रखा है। पतंग को हमने मान लिया P और ये हो गया Q, इसे मान लिया हमने R, PQR। तो अब जो है हम क्या करेंगे, हमें
ढीने डोरी की लंबाई कौन सी की, पतंग से जमीन की, ये है जमीन पे बिंदु, तो डोरी की लंबाई हो गई पी आर, हमने मान लिया इसे एक्स। ठीक है, हम लेंगे माना डोरी डोरी पी आर की लंबाई हमने मान ली एक्स मीटर। ठीक है, तो अब जो है ले लेंगे समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज ही बना रही होगी, गलत लिखा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखो हमें क्या लेना है, लंब और कर्ण में जिसमें संबंध हो वो वाला लेना है, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि लंब और कर्ण में संबंध जो होता है वो साइन और साइन में होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन एंगल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, और लंब की वैल्यू थीटा के सामने वाला 60 वो दे रखा है, वो भी 60 ही है, अपॉन कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है एक्स। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 बराबर 60 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इधर पहुंच जाएगा और ये 2 इधर, और √3 उसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी एक्स बराबर 2 × 60/√3। अब रूट वाला कभी भी नीचे नहीं रहता, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 √3/√3 की √3 से 3 हो जाएगा, 3 से इसे काटेंगे, 3 चौक 12 40, यानी 40 √3 मीटर जो है हमारी पतंग की डोरी की लंबाई आ जाएगी। पतंग की डोर की लंबाई